नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज क्लास 12th का जो हिंदी साहित्य का जो पेपर हुआ, बहुत ही सरल तरीके से पेपर अपने सामने पेश हुआ है। और उस पेपर की बहुत ही सटीक तरीके से आंसर की मैं आप सभी के सामने लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। पिछले कुछ दिनों से जो अर्धवार्षिक परीक्षा के जो पेपर हो रहे थे, उन सभी पेपरों का हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी को सटीक तरीके से आंसर किस प्रकार प्रदान किया जाए, जो हमारी टेक्निकल टीम है उन्होंने पूरी मदद की, उन्होंने पूरी कोशिश की और आपके सामने जो सभी प्रश्न थे, सभी प्रश्न पत्र थे, उन सभी प्रश्न पत्रों को अलग अलग सब्जेक्ट के साथ आपके सामने लेकर के हाजिर हुए थे। और आज ही हिंदी क्लास 12th का जो हिंदी साहित्य का जो लास्ट पेपर था, उस लास्ट पेपर को मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आपको किस प्रकार से किस प्रश्नों को हल करना था, किस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर देने थे, किस प्रकार से आपने उत्तर दिए हैं और कौन कौन से आपके गलत हो रहे हैं, कौन कौन से सही हो रहे हैं, एक बार कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको बहुत ही सटीक तरीके से इन सभी क्वेश्चनों को आंसर आपके सामने लेकर के हुआ हूँ, आपको बता रहा हूँ। तो अपना पहला ही क्वेश्चन था कि जो 1.25 लाख बार झोंपड़ी को आग लगा दे, यानी अपन ने जो अंतराल किताब है उस किताब का जो पहला ही पार्ट था सूरदास की झोंपड़ी, उस झोंपड़ी वाले पार्ट से आ गया है। यानी सूरदास ने कहा था कि कोई 1.25 लाख बार भी मेरी झोंपड़ी को जला दे, फिर भी मैं उस झोंपड़ी को नया बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये कथन किसने कहा था कि जो 1.25 लाख बार भी झोंपड़ी को जला दे फिर भी आप नहीं बनाओगे? ये कथन किसने कहा था? ये भैरव ने कहा था। ये किसने कहा था? ये भैरव ने कहा था। यानी पहले का राइट है। दूसरा है, बिस्को की माटी में पाठ की किस गांव के वर्णन चित्रण किया गया है? यानी ये इसमें किया गया है नगा तलाई का। जो बिस्को की जो माटी वाला जो पाठ था, उस पाठ में जो उस गांव का जो चित्रण है, उस गांव का अपन नाम लिखना था। दूसरा है, डग डग रोटी पग पग नीर किस धरती को कहा गया है? यानी कि जहाँ पे पग पग पे डग डग, यानी कि हर हर एक अपन पग पैर रखते हैं, उस पग पग पर रोटी है यानी कि नीर है, वो किस किस के लिए प्रयुक्त हुआ है? ये मेवाड़ के लिए। दूसरा है, देवसेना के जीवन में अंतिम समय में क्या मिला था? देवसेना का जो अंतिम जीवन था उसके अंदर, अब उसको जीवन के अंदर क्या मिला था? निर्भरता मिला था उसको। अगला प्रश्न था अपना 5वां पहले का, यह दीप अकेला कविता में दीप किसका प्रतीक है? यानी यह दीप अकेला, अपन ने जो एक कविता पढ़ी थी पद्यांश भाग की, उस पद्यांश भाग में जो एक दीप था, वो दीप किसका प्रतीक माना गया था? दीप किसका प्रतीक माना गया था? दीप व्यक्ति का प्रतीक माना गया था। छठा क्वेश्चन है पहले का, प्रेम धन की छाया स्मृति पाठ के लेखक कौन है? यानी प्रेम धन जो स्मृति वाला पाठ है, उस पाठ के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। यानी बहुत ही सटीक तरीके से और सबसे पहले हमारे YouTube चैनल पे आप सभी को क्या मिल रहा है? इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको सामने लेकर के पेश होते हैं हम। अगला है 7वां क्वेश्चन, जो एक जो संवंदिया कहानी है, उस कहानी से लिया गया है कि जो संवंदिया कहानी के अनुसार संवंदिया किसे कहते हैं? यानी जो संवाददाता होता है, वो जो अपन कहते हैं किसी संदेश को ले जाने वाला, वही होता है संवंदिया, यानी संवाद को ले जाने वाला व्यक्ति। नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम होता है, यानी कि नाटक के अंदर क्या होना चाहिए? संवाद होना चाहिए। कहानी का केंद्रीय बिंदु किसे माना गया जाता है? कहानी का जो केंद्रीय बिंदु है वो अपन को कथानक को मानते हैं। जन संचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम क्या है? समाचार माध्यम, यानी कि जो अपन लेखन का जो कार्य करते थे वो सबसे पुराना माध्यम है। समाचार लेखन में कंकार कितने होते हैं? समाचार लेखन के अंदर कंकार होते हैं 6, कौन, कैसे, कब, कहाँ, क्यों, कैसे हुआ था। लेकिन कहीं कहीं पर भी 5 भी लिखा आता, लेकिन होते कितने हैं? 6 होते हैं। चलते हैं अगले पड़ाव पर। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। आपको आने वाले समय के अंदर जो अभी बोर्ड परीक्षाएं आएगी, उन बोर्ड परीक्षाओं को नजर रखते हुए थियरी में आपको नोट्स और जो वीडियो लेक्चर्स है, जो एक महामैराथन के माध्यम से मिलेंगे। तो इसलिए आप अपने उनसे जुड़े रहने के लिए क्या करें, अभी भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है, जो आपको जो भी कुछ 12th क्लास जो बोर्ड परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए आपको जो भी आपकी जो आवश्यकताएं हैं, नोट्स कहें, वीडियो लेक्चर कहें, वो सारी की सारी उपलब्ध कराई जाएंगे। तो अगली अपनी रिक्त स्थान है जहाँ पर काव्य के गुण होते हैं, उसको क्या कहते हैं? सरलता। यानी जहां पर अर्थ अपन को तुरंत समझ में आए, वहां पर अपन क्या कहते हैं? उसको उसको सरलता कहते हैं। या दूसरा है, काव्य में रसानुभूति में बाधक तत्वों को क्या कहते हैं? दोष कहते हैं। यानी जहां पर अपन को बाधा उत्पन्न होती है उसको अपन दोष कहते हैं। दोहा या रोड़ा संध को अपन क्या कहते हैं? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। यानी जहां पर
दोआ और रोड़ा दोनों का ही मेल मिलाप होता है। हर गीति का होता है या गीति का होता है? एक बार आप कमेंट में बताएं, जिस किसी ने गलत लिखा है या सही लिखा है। अगला है, हर गीति का छंद के अंदर प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 28 मात्राएं होती है। कितनी होती है? 28 मात्राएं होती है। जब दो वाक्यों में बिंब या प्रतिबिंब का जो भाव होता है, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? वहां पे अलंकार होता है प्रतिबिंब अलंकार। कौन सा होता है? प्रतिबिंब अलंकार। जहाँ काव्य में कारण न होने पर भी कारण न होना पाया जाए, वहां पे क्या होता है? व्यतिरेक अलंकार। यानी किसी काव्य में या किसी पंक्ति के अंदर किसी कारण का न होना पाया जाए, फिर भी वो कार्य क्या है, हो जाता है, उसका वहां पे क्या हो जाता है? व्यतिरेक अलंकार होता है। आज क्लास 12th का जो हिंदी साहित्य का जो पेपर था, बहुत ही सरल पेपर था। अगला क्वेश्चन है अपना अपठित गद्यांश है। अपठित गद्यांश को आपको पढ़ करके इनके उत्तर देने थे। पहला ही क्वेश्चन है, संस्कृति का विकास कैसे होता है? यानी संस्कृति का विकास कैसे होता है? तो अपने संस्कृति का विकास साहित्य एवं कला के माध्यम से होता है। दूसरा है, नागरिकों का साहित्य व संस्कृति के प्रति क्या कर्तव्य है? वो उनका कर्तव्य है उनका सम्मान करना और संरक्षित करना। तीसरा अपना क्वेश्चन था, साहित्य का समाज में क्या योगदान रहता है? यानी साहित्य का समाज के अंदर क्या योगदान रहता है? इसमें रहता है मानवीय संवेदनाओं को उजागर करना तथा आने वाली पीढ़ियों और सामाजिक मार्गदर्शन प्रदान करना। क्या होता है? मानवीय संवेदनाओं को उजागर करना तथा आने वाली जो पीढ़ियां होती है उनके लिए सामाजिक जो मार्गदर्शन है उनको प्रदान करना ही क्या होता है? साहित्य समाज का एक योगदान होता है बड़ा। अगला क्वेश्चन है चौथा, तीसरे का चौथा अपने उस गद्यांश को पढ़कर देना था। किसी भी राष्ट्र की पहचान क्या है? किसी भी राष्ट्र की जो पहचान होती है, अरे इसको रख लिए, किसी भी राष्ट्र को पहचानने की जो शक्ति होती है वो क्या होती है? वो होती है साहित्यिक और संस्कृति। किसी भी राष्ट्र की क्या होती है? पहचान। यानी साहित्य और संस्कृति होती है वो किसी भी राष्ट्र की क्या होती है? पहचान होती है। आपने देखा होगा ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं लिख करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और बहुत ही सटीक तरीके से। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अगला क्वेश्चन है चौथा, एक पद्यांश था, उस पद्यांश को पढ़ करके जो क्वेश्चन आ रखे थे उन क्वेश्चनों को अपने उत्तर देने थे। स्वदेशी दीप को जलाने का अर्थ क्या है? यानी जो अपनी जो स्वदेशी वस्तु है उनको अपनाना, ये क्या है? स्वदेशी दीप को जलाना है। कवि ने बलिदान देने वालों को प्रति की भावना को क्या कहा है? श्रद्धा और कृतज्ञ कहा है। कवि ने युवाओं को किस दिशा में जागृत होने का आह्वान किया है? कवि ने जो युवा है उन युवाओं को क्या किया है? कवि ने युवाओं को देशभक्ति, स्वावलंबन और जो एक कर्तव्य पालन की जो दिशा होती है उन दिशाओं को और जागृत करने का आह्वान किया है कवि ने। अगला है क्वेश्चन अपना, परिश्रम की गंगा बहाओ अब पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है? यानी कि परिश्रम की जो गंगा है बहाने के बारे में कवि ने क्या संदेश दिया है? उसके अंदर कवि ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए जो कठोर परिश्रम है उसको आवश्यक है, और युवाओं को मेहनत करने के राष्ट्र का जो निर्माण है वो एक सशक्त योगदान रहता है युवाओं का। इसलिए अगला क्वेश्चन, यानी ये सारी की सारी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ लास्ट में दी गई है। अगला है, कविता में प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं? यानी कविता जो अपन एक लिखते हैं उस कविता के अंदर अपने पास में क्या क्या तत्व मौजूद होने चाहिए? कविता के अंदर अपने पास में जो एक अपने भाव है
वो भाव होने चाहिए, अपने पास भाषा होनी चाहिए, अपने पास में अलंकार होने चाहिए, अपने पास में छंद होने चाहिए, अपने पास में शैली होनी चाहिए। ये सारे के सारे एक कविता बनाने के लिए इन सभी तत्वों की जरूरत पड़ती है अपने पास में। अगला है कहानी मनोरंजन के साथ साथ किसका माध्यम है? सॉरी, कहानी कविता मनोरंजन के साथ साथ विचार का माध्यम है, अनुभव का माध्यम है, और एक सामाजिक संदेश का माध्यम है, जीवन मूल्यों का संक्षेपण माध्यम है। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं, जिसको अपन एक तो स्थानीय पत्रकार कहते हैं, एक फर्टिलाइजेशन पत्रकार कहते हैं, और एक जो अपन जिसको न्यूज में जो छापने वाला जो संवाददाता उसको भी। यानी 3 प्रकार का। समाचार लेखन की शैली को बताइए। यानी समाचार लेखन की शैली है वो है उल्टा पिरामिड। उल्टा पिरामिड शैली है वो समाचार लेखन की शैली है। काव्य में सर्वमान्य गुण कितने होते हैं? नाम बताइए। काव्य के अंदर सर्वमान्य गुण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सठ गुण, दूसरा अलंकार और औचित्य। क्या होते हैं? औचित्य, यानी सठ गुण, अलंकार और औचित्य। अगला है वर्णिक संध किसे कहते हैं? जहां पर मात्राओं को न गिन करके वर्णों को गिना जाता है, वर्णों की संख्या को गिना जाता है। यानी जहां पर मात्राओं को न गिन करके वर्णों को गिना जाता है उसे वर्णिक संध कहा जाता है। ये सारे के सारे जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे मैंने सॉल्व करवा दिए। आपको अभी तक जो इतने क्वेश्चन करवाए थे उन क्वेश्चनों के अंदर किसी भी प्रश्न में डाउट है तो फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपने कोई गलत किया है या आपको ऐसा कोई लग रहा है कि इसके दो उत्तर हो सकते हैं, तो जो भी आपके डाउट वाले क्वेश्चन है उनको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ताकि आपका उन क्वेश्चनों का आपका समाधान किया जा सके। अगला क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन है मैंने पीडीएफ के माध्यम से आपको अगले पेज पे बता रखे हैं। तो चलते हैं सीधे ही अपन वहां पे। हाँ, ये तो मैंने सॉल्व करवा रखे हैं अभी। ये अपना गद्यांश और जो पद्यांश था उस पद्यांश के और गद्यांश के उत्तर थे, ये मैंने वहां पे बता रखे हैं। जो निम्नात्मक क्वेश्चन है, जो छोटे वाले क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों के ऊपर चलते हैं। कविता के प्रमुख तत्व थे ये बता रखे मैंने, भाषा, शैली, छंद, अलंकार वगैरह, कल्पना, संगीत। अगला है कहानी के मनोरंजन के साथ 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 क्या क्या माध्यम है? विचार है, अनुभव है, सामाजिक संदेश है, जीवन मूल्यों के संक्षेपण माध्यम है, ये भी बता रखे हैं। पत्रकार बता रखे हैं। समाचार का लेखन की शैली क्या है? उल्टा पिरामिड वाली है। काव्य के गुण कौन से? 3 बता रखे हैं। वर्णिक संधि यानी कि वर्णों की संख्या निर्भर होती है, ये भी बता रखा है। अगला है ये जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी का जो साहित्यिक परिचय है, यानी आपको जो साहित्यिक और जीवन परिचय दोनों में अंतर है। साहित्य परिचय अपने जहां पर लिखते हैं उन परिचय के अंदर, साहित्यिक परिचय के अंदर आपको उस लेखक की जो कृतियां वगैरह होती हैं उन कृतियों को लिखना होता है, न कि आप ज्यादा कुछ लंबी चौड़ी बात लिख दो तो फिर वो काम की नहीं है। उसके अंदर एक तो उनकी कृतियां या उनके जो द्वारा रची गई कविताएं हैं, और उनके द्वारा रची गई कहानियां हैं, उपन्यास है, या कोई और लेखन का जो कार्य किया है वो सारे के सारे आपको लिखने होते हैं। अगला है जो गुलेरी जी का साहित्यिक परिचय है वो भी दे रखा है मैंने। अब ये बसंत आया कविता का मूल भाव क्या है? इसमें बताया गया है कि कविता में बसंत ऋतु में के आगमन में प्रकृति के नव जीवन, उल्लास, सौंदर्य का चित्रण किया गया है। कवि ने दिखाता है कि बसंत सब में नई ऊर्जा, खुशी और सृजन की भावना भर देता है। यानी बसंत ऋतु जैसे ही आती है तो बसंत ऋतु आने पे क्या होता है, अपन देखते हैं पेड़ पौधों के अंदर नई नई कोपले आती हैं, नए नए पत्ते आते हैं, नए नए जो पुष्प है वो भी आने शुरू हो जाते हैं, और वो सारा का सारा जो माहौल है वो एक ऊर्जावान होता है, खुशी होती है उसके अंदर, और सृजन की भावना भर देता है। अगला क्वेश्चन है रानी नागवती की फागुन महीने में क्या आकांक्षा थी और क्यों? उसके अंदर फागुन महीने में जो नागमती थी, नागमती की जो फागुन महीने में अपने प्रिय नायक से मिलने की आकांक्षा रखती थी। यह ऋतु प्रेम और मिलन की होती है, इसीलिए वह विरह वेदना की व्याकुल होकर प्रिय मिलन चाहती है। यानी कि जो फागुन माह के अंदर जो वसंत ऋतु का जो आगमन होता है और जो हल्की हल्की जो सर्दी पड़ती है, उस सर्दी के अंदर नागमती की जो विरह दशा है वो और भी तेज हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने प्रियतम से मिलने के बारे में सोच रही है और वो आकांक्षा रख रही है।
तक हो गए सारे के सारे क्वेश्चन। अगर आपने ये इस प्रकार से नहीं लिखे हैं तो फिर आपके उत्तर गलत होने की संभावना है। और इस प्रकार से नहीं लिखोगे तो बोर्ड में आपको क्वेश्चनों के जो आंसर नहीं लिखने, यानी आपको एक सरल तरीके से, सटीक तरीके से, और जो प्रश्न में पूछा गया है वही उत्तर लिखना है, न कि अपने खुद की जो मन के भाव है वो लिख दो। मन के भाव लिखने से बोर्ड में नंबर नहीं आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, आरती के समय हरिद्वार की परिवेश का वर्णन करना है। आरती के समय हरिद्वार का जो वातावरण है अत्यंत भव्य हो जाता है, जैसे दीपों की रोशनी हो जाती है, मंत्रोच्चार होता है, घंटियों की ध्वनि होती है, और गंगा जी की लहर एक दिव्य आध्यात्मिक दृश्य प्रस्तुत करती है। यानी जो गंगा जी के जो तट है उस तट के ऊपर जो आरती का जो समय यानी सुबह और शाम का जो दृश्य होता है, उस दृश्य के अंदर वहां पे एक तो मंत्रोच्चार होता है, दीपों का प्रज्वलन होता है, और जो घंटियों की जो ध्वनियां वगैरह वो होती हैं, और गंगा जी की लहरों की जो दिव्य होती है वो होती है, आध्यात्मिकता का जो दृश्य आता है वो भी होता है। अगला है, सूरदास धन संचय करके क्या करना चाहता था। यानी संचय का मतलब होता है कि जो सूरदास है वो सूरदास अपनी झोपड़ी के अंदर उन्होंने क्या किया था, गांव के अंदर से लोगों से जो धन था वो मांग मांग कर जैसे हिलाता था, तो उनके जो पेट पालने के लिए जितनी आवश्यकता थी उनको यूज करता, बाकी वाला वो क्या करता, इकट्ठा कर लेता। उनका इकट्ठा करने का मतलब क्या था, यानी सूरदास का धन इकट्ठा करने की झोपड़ी बनाना, जीवन सुधारना और विवाह करना चाहता था, ताकि उसका जो जीवन है वो स्थिर हो सके। यानी वो अपनी खुद की एक झोपड़ी बनाना चाहता था अच्छी, और अपने जीवन को सुधारना चाहता था, और एक जो उनके जो पुत्र था या पुत्री थी उसके विवाह करने के बारे में सोच रहा था। अगला क्वेश्चन है 18, विश्वनाथ दूध कटा हो गए, क्या तात्पर्य है। यानी उन्होंने कहा है कि इसका अर्थ है कि विश्वनाथ का मन कठोर हो गया है, और वह संवेदनहीन होकर के लोभ के कारण दया और मानवीय भाव भूल बैठा है। यानी उन्होंने कहा है कि जो उनके मानव के जो गुण होते हैं उनको सबको भूल करके वो क्या कर रहा है, लोभ है, दया है, और मानवीय के अंदर सारी की सारी जो भावनाएं होती है उन सबको भूल गया है। अगला है, सपन का काल इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है। सपन का काल अकाल या और ये भयानक दुर्भिक्ष समय था। इस दौरान जन जीवन कष्ट में था, लोग भोजन के लिए तरस रहे थे। यानी कि जो सपन्या काल था उस सपन्य काल के अंदर लोगों को पीने के लिए पानी तक नहीं मिलता था। यानी कि जो खाने की तो वस्तुएं की बात ही दूर है, वो एक छोटे छोटे टुकड़े के लिए, यानी एक एक दाने के लिए तरसते थे उसके बारे में। अगला है, विभावना अलंकार का उदाहरण सहित बताना है। यानी जहां बिना हुए भी किसी कार्य या गुण की कल्पना की जाए वहां पे विभावना अलंकार होता है। जैसे बिना वर्षा धरती हरी हो उठी। यानी जहां पर किसी काव्य या किसी पंक्ति के अंदर किसी कार्य का या किसी गुण का कल्पना की जाए वहां पे क्या होता है, विभावना। यानी कल्पना का जो बात आती है वहां पे होती है विभावना अलंकार। अब है खंड डी है। खंड डी में जो घनानंद है उस घनानंद के जो वियोग की जो बात है उस बात को बताया गया है, यानी कि 21वें क्वेश्चन के अंदर। यानी घनानंद के जो वियोग वेदना के कवि को स्पष्ट करना है। घनानंद की कविता में मुख्य जो विरह वेदना है, यानी स्वर की जो वेदना है, प्रेम की जो तीव्रता तड़प है, सौंदर्य की और प्रेम की जो कविता है उसके बारे में, और प्रेम का जो मिलन की अपेक्षा का वियोग है, और उन्होंने मानवीय जो हृदय के अंदर जो पीड़ा है, तड़प है, और जो प्रेम की नाजुक अनुभूतियों का जो अत्यंत संवेदनशीलता का जो व्यक्त किया गया है वो है। अगला है, शेर लघु कथा के निहित व्यंग्य स्पष्ट करना। यानी कि जो अपन ने जो छोटी छोटी जो चार लघु कथाएं थी उन कथाओं के अंदर जो शेर वाली जो कहानी थी उनको आपको क्या करना था, उसमें जो व्यंग्यात्मक जो भाषा है उस व्यंग्यात्मक जो बातें हैं उसको क्या करना था, स्पष्ट करना था। आपने कैसे स्पष्ट किया है मुझे नहीं पता, लेकिन इस प्रकार से लिखना था कि कहानी में दिखाया गया है कि जो लोग दिखावे में शेर को बनना चाहते हैं, वास्तविक साहस और जिम्मेदारी में बचते हैं। यह समाज की खोखली शान ढोंग और स्वार्थ का तो तीखा व्यंग्य है। यानी जो शेर के मुंह में जा रहे थे, कहा कि यहाँ पे रोजगार वगैरह मिलते हैं, यानी शेर क्या कर रहा था, दिखावा कर रहा था उसके बारे में। अथवा वाला भी क्वेश्चन मैंने दे रखा है, ये था। आप इन क्वेश्चनों के आंसर को पढ़ सकते हो, और आपने कौन सा आंसर लिखा है, और आपके कौन कौन से गलत हो रहे हैं, कौन कौन से सही हो रहे हैं, और आपने सभी क्वेश्चनों को आंसर किस प्रकार से लिखे हैं। जो लास्ट वाले की व्याख्या थी
ये सारी की सारी ये 25वें की व्याख्या है। आपको पाठ का नाम वगैरह तो आपको सभी को मालूम ही है, व्याख्या किस प्रकार से आती है। ये है 26वां क्वेश्चन, यानी किसी भी एक पे निबंध लिखना था, वरदान और अभिशाप, इस पे मैंने आपको दे रखा है, ये देख लो। ये पीडीएफ अगर किसी को चाहिए तो फिर हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ें और मैसेज करें। आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो हमारी टेक्निकल टीम को, आपको ये पीडीएफ प्रदान की जाएगी। और आज के जो पेपर था उस पेपर में आपके कितने गलत हो रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं, कौन कौन से सही हो रहे हैं, और आने वाली जो बोर्ड परीक्षा है 12th क्लास की, उस बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार की रणनीति बना करके अपन अपने जो ज्यादा नंबर है ला सके, उसके बारे में आप अगर हमसे जो पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हो। जय हिंद, जय भारत।